नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज आपको पता है तमिलनाडु में वोटिंग खत्म हो चुकी है, बंगाल के अंदर फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपके सामने अपना वो सुपरहिट प्रेडिक्शन लेकर आने वाले हैं जिसको आप हमेशा बहुत पसंद करते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि फलोदी सट्टा बाजार इन 4 राज्यों के चुनाव के बारे में क्या क्या कह रहा है। उन्होंने अपने नंबर्स दे दिए हैं, आपको पता है इन इस इनफॉर्मल सट्टा बाजार में। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि सट्टा खेलना अच्छी बात नहीं है, मैं इसके समर्थन में नहीं रहता हूं। लेकिन एक ट्रेंड है जो लगातार चला आ रहा है इलेक्शन एनालिसिस में, इसीलिए इसके आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। तो फलौदा सट्टा बाजार की बात करेंगे। लेकिन आज कमाल हो गया, धमाल हो गया, धोतिया फट गई, रुमाल हो गया। वो ये हुआ कि पश्चिम बंगाल में 5 बजे तक 90% से ज्यादा मतदान हो चुका है। इसके 95% तक जाने की संभावना है। इसका मतलब क्या है? ममता दीदी आ रही हैं फिर से या जा रही हैं, या पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेला कर दिया है। इसमें हम फलोदी सट्टा बाजार के प्रेडिक्शन को समझेंगे। आपको ये बता दें कि ये वही सट्टा बाजार है जो सबसे एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करता है। आज जो है दूसरे दौर का चुनाव प्रचार भी पश्चिम बंगाल में होता रहा और प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी और मिठाई को कैसे अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर शामिल किया वो भी बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के अलावा, हम किन किन राज्यों के प्रिडिक्शंस करेंगे, फलोदी सट्टा बाजार क्या कहता है, किस भाव पर वहां पर सट्टे लग रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सट्टे बाजार की जो सीटें हैं ये ऊपर नीचे भी होती हैं समय के साथ जो भाव है वो भी बदलता है। लेकिन किस भाव में अभी सट्टा खेला जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के साथ साथ मैं तमिलनाडु की भी बात करूंगा, पश्चिम बंगाल के साथ साथ मैं बात करूंगा केरल की भी, असम की भी, और पश्चिम बंगाल तो मैं आपको बता ही रहा हूं। आज का चुनाव जो है, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हिंसा मुक्त इलेक्शन आज से पहले नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर कटाक्ष भी किया। उनके झालमुड़ी खाने से, यानी प्रधानमंत्री के झालमुड़ी खाने से ममता बनर्जी को मिर्ची लगी है, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहले कैसे हिंसा होती थी, लेकिन इस बार कैसे हिंसा के अंदर बहुत हद तक कमी आई है। सुनिए प्रधानमंत्री को, उन्होंने क्या कहा। ऐसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। साथियों, यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। तो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, मैं आपको डाटा बताऊंगा। डाटा मैं खोलने जा ही रहा हूं, अब से कुछ मिनटों में ये डाटा खुल जाएगा कि फलोदी का सट्टा बाजार क्या कहता है। आपको पता है पश्चिम बंगाल में 294 यानी 294 विधानसभा की सीटें हैं जिनके लिए ये चुनाव हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जो है सीधा मुकाबला है। कांग्रेस भी खड़ी है, लेफ्ट भी खड़ी है, एमआईएम भी है मैदान के अंदर, हुमायूं कबीर भी मैदान के अंदर है। पर सीधा मुकाबला बीजेपी यानी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच देखने को मिल रहा है। आज पहले फेज की पोलिंग में सबसे बड़ी बात यह हुई कि आज चुनावी हिंसा में किसी की मौत नहीं हुई। इससे पहले पश्चिम बंगाल में जितने चुनाव हुए हैं सभी में चुनावी हिंसा के अंदर मौत हुई है, सभी में चुनावी हिंसा में लोग मारे गए हैं और चुनाव के पश्चात वाली हिंसा में लोग मारे गए हैं। इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की लगभग
2407 कंपनियां यानी 2,40,000 से ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल के अंदर तैनात किए गए थे। हालांकि आपने देखा होगा कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट शुवेंदु सरकार को दौड़ा दौड़ा कर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने पीटा। और इसके अलावा जो हुमायूं कबीर है उनके ऊपर उनके साथ भी जो है तृणमूल कांग्रेस के लोगों के आर्गुमेंट हुए। अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी का जो है वो शीशा तोड़ा गया। ऐसी कई घटनाएं हुई, लेकिन राहत भरी बात यह है कि इस बार ना कट्टा चला, ना बंदूक चली, ना लाठी चले, ना डंडे चले, और ना जो हथियार होते हैं ना, हसिया होती है, जो फावड़ा होता है, उस तरह के हथियार भी नहीं चले। ये पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब मैं आ जाता हूं जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं उस पे, फलौदी सट्टा बाजार क्या कहता है, और फलौदी सट्टा बाजार ने जो शुरुआती रेट खोले हैं उसके हिसाब से कौन सरकार बना रहा है। आपको पता है 294 सीट्स जो हैं वो पश्चिम बंगाल के अंदर कुल हैं। भारतीय जनता पार्टी 2021 के चुनाव में 2 से 77 सीटों पर पहुंची थी, जो अपने आप में बहुत बड़ा जंप था। और जो तृणमूल कांग्रेस है वो 213 सीटों पर पहुंची थी 294 में से। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर था। 200 के पार जाना 294 में से, ये भी अपनी एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस बार जो प्रेडिक्शन दिख रहा है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी मैं बताऊं उससे पहले मैं सबसे पहले आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का बताता हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अपने अकेले बल पर चुनाव इस वक्त लड़ रही है, उस इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि मौसम नूर जो पूर्व सांसद हैं उन जैसे कैंडिडेट, इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी जैसे कैंडिडेट, ये लोग विधानसभा में चुनाव में उतरे हुए हैं। तो यहां पर जो है कांग्रेस का खाता खुल सकता है, उसे 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट और जितनी भी ये सेक्युलर पार्टियां हैं, ये वोट जिसका काटेंगी वो तृणमूल कांग्रेस का ही होगा। बीजेपी को कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन फलौदी सट्टा बाजार के प्रिडिक्शन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह जाती है। और बहुमत से वो कितनी दूर रहती है? बहुमत से वो 18 सीटें दूर रहती है। जो अधिकतम भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी को 127 से 130 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, और बहुमत का आंकड़ा 148 है, यानी 18 सीटें कम। उधर तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी वहां पर फिर से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। तृणमूल कांग्रेस को 158 से 161 सीट मिलने की संभावना, या इसी रेट पर जो है सट्टा बाजार के अंदर सट्टा लगाया जा रहा है। इसमें न्यूनतम में ही भारतीय जो तृणमूल कांग्रेस है उसको न्यूनतम में 18 सीटें ज्यादा मिलती दिखाई दे रही हैं। 18 सीटें ज्यादा मिल रही है तृणमूल कांग्रेस को। अगर तृणमूल कांग्रेस इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर जीतती है तो इसका दूरगामी असर केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगा, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को फिर नए सिरे से अपने आप को तैयार करना होगा, ताकि ममता बनर्जी के साथ वो एक नया मुकाबला कर सके। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, एक राइडर के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ना तो ये एग्जिट पोल है, ना ये ओपिनियन पोल है, और ना ही ये कोई ऐसा पोल है जिसके सहारे मैं आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूं। ये सट्टा बाजार के आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जो ओपिनियन पोल आया है उसके हिसाब से तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है चुनाव के अंदर, ट्रैकर के अंदर आगे चल रही है तृणमूल कांग्रेस। और आज जो बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है, ममता बनर्जी का कहना है कि वो एसआईआर के खिलाफ एक रिवेंज वोट है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी वोटर्स को मोबिलाइजेशन का काम किया था? बिल्कुल किया था, लेकिन ये काम टीएमसी ने भी किया। किसने बेहतर किया ये हमको 4 मई को पता चल पाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई परिणाम नहीं है। परिणाम 4 तारीख को आएंगे। अभी सिर्फ पहले फेज की वोटिंग पश्चिम बंगाल की हुई है, और उससे पहले
ये सट्टा बाजार ने नए आंकड़े दिए हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में लौटती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य जिसकी हम बात करेंगे वो असम है। असम में आपको पता है सिर्फ एक ही नेता है भारतीय जनता पार्टी के पास, और वो है हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस से आए हुए हैं। हेमंत विश्व शर्मा जो है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट कर दिया। वहां पर ऐसे पॉलिटिकल अलाइनमेंट बने कि आज नॉर्थ ईस्ट में हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन की सरकार है। इसी का इनाम देते हुए 5 साल से हेमंत विश्व शर्मा सर्बानंद सोनोवाल को हटाते हुए खुद मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हेमंत का ये चुनाव नाक का सवाल है। आपको पता है हेमंत को लेकर किस तरह के एलिगेशन पवन खेड़ा ने लगाए थे उनकी पत्नी को लेकर, और उनकी पत्नी को लेकर जो एलिगेशंस लगाए थे उस पर आज विदेश मंत्रालय की सफाई भी आई है कि उनके पास कोई 3 पासपोर्ट नहीं है। ये विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है। तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला किसका है? एक तरफ AIUDF है, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, एक तरफ असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और कुछ छोटे दल। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता दिखाई दे रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी असम में अपनी हैट्रिक पूरी करने जा रही है। असम में कुल 126 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा जो है वो 64 का है। बीजेपी के खाते में 97 से 99 सीटें जा रही है। जो बहुमत का आंकड़ा है 64, उससे कहीं ज़्यादा है। मैंने आपको बताया 126 कुल सीटें, बहुमत 64। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत पीछे रह रही है। और उसका गठबंधन 23 से 25 सीटें जो है वो असम इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अदर्स के खाते में 0 से 1 सीट जा रही है। असम का ये चुनाव एक बार फिर से स्थापित करेगा कि कांग्रेस उन राज्यों में जहां पर परंपरागत रूप से वो मजबूत रही है। आप भूलिए मत, तरुण गोगोई जो कि गौरव गोगोई के पिता हैं, उनका 10 साल का मुख्यमंत्री पद का समय रहा है। और कांग्रेस असम में अपने जमाने में बहुत मजबूत होती थी। असम से ही मनमोहन सिंह राज्यसभा के सांसद चुनकर आते थे, और जब तक वो प्रधानमंत्री रहे असम से ही सांसद रहे, और असम से उनका खुद का अपना एक अफेक्शन था। लेकिन हाल ही के दिनों में हमको एक ट्रेंड देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों से सरकार से बाहर जाती है उन राज्यों में उसका वापस लौट कर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो असम भी उसी तरह का एक ट्रेंड दिखाएगा जो कांग्रेस के लिए बहुत चिंता वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस क्या उससे सीखेगी, मुझे इस बारे में डाउट है। तो आइए अब 2 दक्षिण के राज्यों की बात कर लेते हैं। इनमें पहला राज्य है केरल, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। बेहद खूबसूरत है, लेकिन यहाँ की राजनीति जो है वो पूरे देश से बिल्कुल अलग है। आपको पता है दिल्ली में लेफ्ट और कांग्रेस दोस्त हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट केरल के अंदर कट्टर दुश्मन हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। और इसी तरह एक बार वहां कांग्रेस का गठबंधन जीतता रहा है, दूसरी बार लेफ्ट का गठबंधन जीतता रहा है। लेकिन पिछली 10 सालों से लेफ्ट का गठबंधन सत्ता के अंदर है और पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। इस बार भी UDF LDF के बीच मुकाबला है। बीजेपी भी अपना ग्राउंड वहां पर गेन कर रही है। बीजेपी का वोट परसेंटेज भी 2024 के इलेक्शंस में लगभग 20% के आसपास आया था। तो ऐसे में अब क्या होने वाला है, तो आइए देख लेते हैं केरल का सट्टा बाजार का प्रेडिक्शन क्या कहता है। केरल में कुल 140 सीटें हैं, बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। बीजेपी का खाता इस सट्टा बाजार के प्रेडिक्शन के हिसाब से अभी नहीं खुल रहा। LDF जो यानी लेफ्ट का जो गठबंधन है उसे 62 से 64 सीटें मिल रही हैं, और जो गठबंधन जो है वो कांग्रेस का है वो साफ साफ बहुमत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी 75 से 77 सीटें, यानी बहुमत के लिए जो 71 सीटें चाहिए उससे अधिक कांग्रेस जो है केरल में पाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर एक तरफ DMK का गठबंधन है, एक तरफ AIADMK और BJP का गठबंधन है, और तीसरी तरफ जो है अदर्स का गठबंधन है। तमिलनाडु के अंदर कुल 234 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 127 का है। DMK को 141 से 144 सीटें मिलने की संभावना है। NDA यानी AIADMK और BJP को 90 से 100 सीटें मिलने की संभावना है फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक, और अदर्स के खाते में 0 से 4 सीटें आ रही हैं। तो ये अपने आप में बताता है
कि इन 4 राज्यों के अंदर जो है, एक में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आगे चल रही है, असम में बीजेपी आगे चल रही है, केरला के अंदर कांग्रेस का गठबंधन आगे चल रहा है, वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहाँ पर इंडिया गठबंधन की जो सहयोगी दल है डीएमके और कांग्रेस, उनका गठबंधन आगे चल रहा है। तो ये भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को किस तरह से बदलेंगे, इसके ऊपर हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आपने इस वीडियो के अंदर जो है मैंने जो बातें कही हैं वो आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? आप मेरे प्रेडिक्शन से कितना और फलोदी बाजार के प्रेडिक्शन से कितना एग्रीमेंट रखते हैं, ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मुझे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही।